फॉर एग्जांपल हम लोग क्या कर रहे होते थे इफ के अंदर, है ना, कि कोई कंडीशन आती थी तब वो चलती थी, अदरवाइज हम लोग एल्स में चले जाते थे, ठीक है। और अगर हम फॉर एग्जांपल नेस्टेड इफ की बात करते थे तो हम एल्स के बाद फिर इफ लगा देते थे, ठीक है, फिर उसको चला लेते थे। तो हम ये देख रहे होते थे कि कोई फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 कोई भी जो स्टेटमेंट है इफ की जो ट्रू होती थी सिर्फ उसके रिस्पेक्टिव कोड चलता था, बाकी वाले नहीं चल रहे होते थे। ऐसे ही है ना, इफ एल्स के अंदर हम यही कर रहे होते थे ना, इफ एल्स फिर एल्स के बाद फिर इफ लगा देते होते थे। तो अब वो कहता है कि चलो ठीक है आप ये भी कर रहे हो, क्या इसकी रिप्लेसमेंट में कोई और हमारे पास स्ट्रक्चर अवेलेबल है? वो कहता है हमारे पास क्या अवेलेबल है, स्विचेस अवेलेबल है। अच्छा, स्विचेस अवेलेबल हैं, ये करते काम किस तरह है? ये इसी बिल्कुल जिस तरह हमारे पास इफ एल्स कर रहे होते हैं बिल्कुल उसी तरह कर रहे होते हैं, मगर इसमें जो है आपके पास तीन चीज़ें होती हैं। सबसे पहले स्विच होता है, फिर उसके बाद केस होता है। मैं इसके बारे में समझाता हूँ कि केस का क्या मतलब है और डिफ़ॉल्ट का क्या मतलब है। जैसे आपने देखें स्विच नॉर्मल घर में लगा होता है, ठीक है, या तो उसकी ऑन स्टेट होती है या वो ऑफ स्टेट में होता है, इस तरह ही है ना, इस तरह होता है ना, या उस बटन को दबा देते हैं या उसे बंद ऑन कर देते हैं या ऑफ कर देते हैं। उन दोनों के अलावा तो कोई और स्टेटमेंट नहीं होती। मुझे बेटा आप लोगों की पार्टिसिपेशन की थोड़ी ज़रूरत है इसको इसमें ना लेक्चर के अंदर, मुझे आपने यस साथ साथ फीडबैक देना। तो आप देखें कि ये वाला जो स्विच है इसकी दो कंडीशंस हैं, या तो ये ऑन होगा या तो ये ऑफ होगा, ऐसे ही है ना। यस सर। अच्छा, तो अब वो यही बात कहता है ये वाला जो स्विच है इसमें दो, इसमें बल्कि आप ये कह लें कि इसमें एक या एक से ज़्यादा स्टेट्स पाई जाती हैं, यानी ये स्टेट्स को अगर मैं केस कहूँ तो गलत नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि इफ़ फॉर एग्जांपल मैंने कंडीशन लिखी, कोई भी मैं एक्सप्रेशन लिख देता हूँ, इफ़ जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई भी वैल्यू आ जाती है, इसे अभी आगे एग्जांपल में बताता हूँ, अभी आगे वाली एग्जांपल में ज़्यादा बेहतर तरीके से मैं इसे एक्सप्लेन करूँगा। मगर फिलहाल यहाँ पे कोई ना कोई एक्सप्रेशन आएगी जिसमें से कोई एक केस जो है हमारा ट्रू होगा, ठीक है, और वो चलेगा, और उसके बाद जो है हमारे उसका रिस्पेक्टिव जो कोड है जो उसके अंदर जो उस केस के अंदर एग्जिस्ट कर रहा होता है वो वाला चलेगा। वो टाइम भी हम क्या कह रहे हैं कि जो स्विच है इंटेग्रल एक्सप्रेशन को एवेल्युएट करता है। इंटेग्रल एक्सप्रेशन कौन से होते हैं मुझे ये ज़रा बताएं ना। सर इंटेग्रल ये जी मेरे ख्याल आई गेस ये वो इनपुट होती है जो हम यूज़र से लेते हैं, या तो एक डिफाइंड एक वो होती है इनपुट जिसकी बेस पे प्रोग्राम रन होगा, कि अगर फॉर एग्जांपल एक इनपुट ए कैरेक्टर हुआ है तो उस लिहाज से फिर ये केस वाइज वर्क करेगा। शाबाश, बिल्कुल ठीक है। और कोई मुझे बता सकता है? सर ये इंट का नहीं होता, इंट का वेरिएबल जो हम डिक्लेयर करते थे, इंट वाला पार्ट इसके अंदर आता होगा। उस देखिए आप बिल्कुल मीनिंग पे ना जाए कि इंटीजर लिखा है यहाँ पे तो इंटेग्रल का ये मतलब सर है, ये ठीक है। कैरेक्टर भी हो सकता है। यस, और करैक्टर की पीछे आस की क्या पड़ी होती है नंबर्स फॉर्म में, वो ऐसे भी ही है ना। इंटीग्रल टाइप का हाँ हाँ, ठीक है। वो यस भी सर। इंटेग्रल टाइप का होता है, जैसे ए है या ए टाइप है, वो भी उसी टाइप का होता है। अच्छा, फिर उसके बाद कहता है कि वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन डिटरमाइंस व्हिच करेक्ट करस्पॉन्डिंग एक्शन इज टेकन। मतलब ये कहता है इसकी बेस के ऊपर डिसाइड किया जाता है कि हमने कौन से वाले केस को चलाना है, केस 1 को चलाना है, केस 2 को चलाना है, कौन से वाले को चलाना है। अगर कोई वैल्यू नहीं है तो डिफॉल्ट वाले को चलाना है। अच्छा, अब ये जो एक्सप्रेशन है जिस जो हम ये वाली बात कर रहे हैं इसे हम एक्सप्रेशन कह रहे हैं, स्टेटमेंट कोई भी। वो कहता है ये एक्सप्रेशन को समटाइम हम सिलेक्टर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सिलेक्टर भी कहते हैं। इस एक्सप्रेशन को हम क्या कह रहे होते हैं? सिलेक्टर भी कह रहे होते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है बिल्कुल ये वही चीज़ को थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की इन्होंने कोशिश की है। वो कहता है अगर देखें कि आप सिंपल प्रोग्राम के अंदर आए, फ्लो चार्ट के अंदर, जब आपकी स्टेटमेंट ट्रू होती है ये वाली, तो आप इस तरफ को चल पड़ते हैं, उसे चलाते हैं और वापस आप एंड पे चले जाते हैं, ठीक है। अगर आपकी वो फॉल्स होती है तो आप नेक्स्ट वाली कंडीशन को चेक करने चले जाते हैं। अगर वो ट्रू होती है उसे चलाते हैं तो आप वापस एंड पे चले जाते हैं।
अगर वो फॉल्स होती है तो फिर नेक्स्ट वाली कंडीशन को चेक कर रहे होते हैं। तो कहता है कि इस तरह जो हमारे पास फ्लो चार्ट है वो स्विच का बन रहा होता है। स्विच के अंदर क्या होता है कि सिर्फ एक कंडीशन चलती है और आपका एंड हो जाता है। ये नहीं होता है कि आपकी सारी कंडीशनें चलने लग जाएं और फिर आपका एंड हो। ठीक है, ये तो हो गया इसका फ्लो चार्ट के इसे किस तरह बनाते हैं कि आपके पास इंटीग्रल का बता दें। इंटीग्रल का भी आगे जा रहा हूँ ना, अभी वो एग्जांपल रन टाइम पे चेक करते हैं, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। ये वाली बात समझ आइए कि अगर हमने स्विच का फ्लो चार्ट बनाना है तो हमेशा यस में एक स्टेटमेंट चलेगी, ठीक है, और वो काम करने के बाद खत्म हो जाएगी। अगर वो स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, इफ की फॉल्स में जाएगा, तो वो नेक्स्ट वाली कंडीशन अपनी चेक करेगा, यहाँ से यहाँ पे चेक कर रहे हैं, और ये इसी तरह नेक्स्ट वाली कंडीशन चेक करेगा, फिर नेक्स्ट वाली कंडीशन चेक करेगा और फॉल्स होता जाता है। ठीक है, और फिर ये डिफॉल्ट के अंदर जाके अगर कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं होती तो वो वाली चलाएगा और अपनी आगे लेके चला जाएगा। ठीक है बच्चों, इस फ्लो Yes, चार्ट sir. में किसी को कोई इशू तो नहीं है? तो पिछले में बता दें इंटीग्रल क्या होता है। हाँ जी, आगे स्विच में। हाशिए में एग्जांपल आ रही है, मैं उसे दिखा रहा हूँ आपको। ठीक है सर। अच्छा, अभी मैं थ्योरी पढ़ा रहा हूँ। ये देखो ना, यहाँ पे अगर मैं फॉर एग्जांपल आपको दिखाऊं तो यार ये ऊपर ये यहाँ पे एग्जांपल है, इसे मैं दिखाऊंगा आपको। ठीक है, अच्छा, अब उसके बाद ये वाला हमारा फ्लो चार्ट हो गया। अब वो कहता है कि स्विच स्ट्रक्चर के बारे में क्या है उसे देख लेते हैं। कहता है कि वन और मोर स्टेटमेंट्स में फॉलो एज केस लेबल। मतलब वो ये कहना चाह रहा है कि आपने जो भी स्टेटमेंट चलानी है उसे केस 1 कह दें, 2 कह दें। ये आपकी उस एक्सप्रेशन की बेस पे वैल्यू लिख रहा हूँ मैं। अभी फ़िलहाल आप उसके मल्टीपल केसेस बना सकते हैं और उनमें से कोई एक चलेगा। फिर उसके बाद कहता है कि आप जो कर्ली ब्रेसेस लगा रहे होते थे, जैसे आप इफ़ के अंदर जाते थे, तो मैंने आपको बताया था कि इफ़ के अंदर जब एक या एक से ज़्यादा लाइंस को एग्जीक्यूट करना हो तो आपको ये कर्ली ब्रैकेट्स लगानी पड़ती हैं। तो वो कहता है ये केस जब हम स्विच के अंदर केस लिख रहे होंगे तो यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स लगाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, फिर उसके बाद कहता है ब्रेक स्टेटमेंट मे और मे नॉट बी अपीयर आफ्टर ईच स्टेटमेंट। अच्छा, ब्रेक का क्या मतलब है? ब्रेक का ये मतलब है, वो ये कहना चाह रहा है कि जब आप केस कोई लिखते हैं, ठीक है, आप कहते हैं कि फॉर एग्जांपल ये वाला केस मेरा कंप्लीट हो गया, अब मैं फर्दर नीचे नहीं जाना चाह रहा, ठीक है, तो क्या करूं कि मैं वहां पे केस को ब्रेक कर देता हूं। जब केस को ब्रेक कर देता हूं तो हम वो स्विच वाली स्टेटमेंट से बाहर निकल आते हैं। अब स्विच के अंदर जो मेन चीज़ें होती हैं कौन कौन सी हैं? एक तो आपका स्विच होता है, एक केस होता है, एक ब्रेक होता है और एक डिफ़ॉल्ट होता है। ये सारे के सारे जो हैं रिजर्व कीवर्ड्स हैं, आप इनसे वेरिएबल्स को इनिशियलाइज नहीं करवा सकते। अभी एग्जांपल के अंदर जाते हैं, फिर ज़्यादा चीज़ें अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएंगी। अच्छा, अब आप देखें अपना हाशिम, आप देखें ये वाली जो स्विच के अंदर जो हम बात कर रहे थे इंटीग्रल की, आप देखें कि यूज़र है, उसने एक करेक्टर जो है इनपुट करना है। क्या इनपुट करना है? करेक्टर इनपुट करना है। तो आप उस करेक्टर को ग्रेड, फॉर एग्जांपल मैं अगर प्रोग्राम लिखता हूँ तो मैं करेक्टर टाइप का एक ग्रेड बना लेता हूँ और मैं यूज़र से सीन करवा लेता हूँ ग्रेड को। ठीक है, अब इस ग्रेड के अंदर या तो यूज़र कोई ए देगा, कोई बी देगा, कोई सी देगा, कोई डी देगा, कोई ना कोई ग्रेड देगा ना। अब मैं ये चाह रहा हूँ उस ग्रेड की बेस के ऊपर मैं बताऊँ कि उस बच्चे का CGPA क्या है। मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर वो ग्रेड ए कहता है तो मैं उसका कहूँगा 4 CGPA। अगर ग्रेड बी है तो मैं उसे कहूँगा उसका 3 CGPA। अगर ग्रेड सी है तो मैं उसे कहूँगा 2 CGPA। अगर ग्रेड सी है, सॉरी डी है, तो मैं कहूँगा 1 CGPA। ग्रेड एफ है तो मैं कहूँगा उसका 0 CGPA। अगर कोई और उसमें इनपुट देता है तो मैं कहूँगा कोई इनवैलिड इनपुट। अब देखें कि ये जो ग्रेड है ये एक्चुअली इसके पास करेक्टर सेव हो रहा है, ठीक है, मगर जो करेक्टर है वो उसके पीछे उसकी आस्की पड़ी है। जैसे ए है, इसके पीछे उसकी आस्की पड़ी है। कहने का पर्पज़ ये है, इंटीग्रल का मतलब कि यहाँ पे कोई नंबर पड़ा हुआ है।
अब हम कहते हैं फॉर एग्जांपल यूजर यहाँ पे कोई भी नंबर दे, हम उसमें उसके अकॉर्डिंग केस लिख लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूँ यूजर कोई भी इनपुट दे, उनमें अगर एक ए आता है तब हमारे पास क्या चले, अगर बी आता है तब क्या चले, सी आता है तब क्या चले, डी आता है तब क्या चले, एफ आता है तब क्या चले, अगर इनमें से कोई भी नहीं आता तब डिफॉल्ट में क्या चले। ठीक है, तो यहाँ पे कोई ना कोई ऐसा नंबर आ रहा होगा जिसकी बेस पे आप उसे एवेल्युएट कर रहे होते हैं। अब यहाँ पे देखें ये बता भी रहा है, इन दिस एग्जांपल द एक्सप्रेशन इन द स्विच स्टेटमेंट इज वेरिएबल आइडेंटिफायर। ठीक है, एक वेरिएबल है जो आपके पास है, द नंबर वेरिएबल भी ले सकते ग्रेड। हैं, हाँ नंबर वो भी ले अभी सकते नंबर भी ले सकते हैं। अभी मैं आपको कैरेक्टर के बारे में समझा रहा हूँ, अभी आगे वो एग्जांपल आएगी, अभी आपने नंबर के बारे में डिस्कस करते हैं। हैं। सर ठीक अगर है, नंबर लेंगे तो उसमें वो आस्की करेक्टर नहीं होगी उसकी? नहीं नंबर नंबर ही होता है हमेशा, कैरेक्टर के पीछे देखिए मैपिंग होती है, वन के अगेंस्ट वन की ही मैपिंग होगी ना। ये जो ए है ये एक्चुअली मशीन नहीं समझती, मशीन समझती है नंबर सिस्टम को। ठीक है, इस वजह से नंबर यहाँ पे नंबर लिख देता हूँ। इंटीग्रल को नंबर ही कहते हैं। हाँ, तो मगर ये ए तो इंटीग्रल नहीं है ना, ये तो तो उसको करेक्टर है। नंबर में करें, उसको नंबर हाँ में वो उसको लेगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल शाबाश। अच्छा वो कहता है कि द वेरिएबल ग्रेड इज ऑफ टाइप करेक्टर विच इज द इंटीग्रल टाइप। अब वो यही बात बता रहा है, द पॉसिबल वैल्यू ऑफ द ग्रेड्स आर ए बी सी डी एफ एंड ईच केस लेबल स्पेसिफाइज द डिफरेंट सेक्शन टू टेक द to take action to take and depending on the value of the grade, if the value of the grade is a the output is 4। अच्छा अब इसमें बड़ी ध्यान से और समझने वाली चीज़ है, मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि आप लोगों ने इन चीज़ों को बड़ा देखा होगा। अगर फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ पे ब्रेक नहीं लगाते, अगर हम लोग यहाँ पे ब्रेक नहीं लगाते तो उसके नीचे वाला केस भी चल जाएगा। इस बात की समझ है आप लोगों को? यस सर। हाँ, तो यही आप लोगों ने गलती भी की थी वहाँ पे। हमने एक एग्ज़ाम के अंदर सी की जो वैल्यू थी वो इक्वल टू कोई पता नहीं 4 रखवा रहे थे उस केस के अंदर, मगर यहाँ पे ब्रेक नहीं था, तो वो नीचे वाला केस भी चल रहा था, वो तो वहाँ पे सी की वैल्यू अपडेट हो रही थी। तो सब बच्चों ने क्या किया जनाब, ये वाली वैल्यू लिख दी, ये वाली लिखी किसी ने नहीं। ठीक है, तो ये वाली चीज़ जो है हमारी स्विच के अंदर आ रही होगी। अगर आप ब्रेक नहीं लगाते तो नेक्स्ट केस भी एग्जीक्यूट हो जाएगा, ये हमेशा सर याद रखें। सर अगर हम ब्रेक नहीं लगाते तो वो जो सी फोर वैल्यू वो नेक्स्ट टाइम अपडेट हो जाएगी अगर ब्रेक नहीं लगाते? हाँ फॉर एग्जांपल आप वेरिएबल फॉर एग्जांपल यहाँ पे a इज इक्वल टू इसके अंदर 3 कर रहे हैं जी इस स्विच के अंदर, और आप ब्रेक नहीं लगाते, तो यहाँ पे आके आप दोबारा से a इज इक्वल टू 4 कर रहे हैं, तो आपकी अपडेटेड वैल्यू a इज इक्वल टू 4 होगी। ठीक है 7 ना, 4 लिखा हुआ है 7 मैंने, ठीक है नेक्स्ट 4 टाइम। प्लस नहीं ना किया मैंने, वेरिएबल को ओवरराइड किया, ये वाली वैल्यू इसके अंदर जाएगी, ये वाली ठीक है, वैल्यू इसके अंदर जाएगी। वैल्यू 3 से 4 हो जाएगी, अब वो लाइट हाँ चेंज हो जाएगी। बॉक्स के ऊपर है ना, ये एक बॉक्स के अंदर है, मेमोरी लोकेशन में पहले यहाँ पे 3 पड़ा है, अब मैं जब a इज इक्वल टू 4 करता हूँ तो यहाँ पे 3 की जगह पे 4 हो जाएगा। सर अगर हम ब्रेक ना लगाए, हाँ अगर ब्रेक लगा दें तो वो वैल्यू अगर 3 ब्रेक रहेगी लगा 3 रहेगी। नेक्स्ट टाइम। नेक्स्ट टाइम जब आपका जो केस चलेगा उस लिहाज से है ना, नेक्स्ट जो टाइम केस सपोज के चलेगा, हाँ जो केस चलेगा उस लिहाज से उसकी वैल्यू अपडेट होगी, समझे? नेक्स्ट टाइम वो चेंज नहीं होगी। सपोज अगर 3 रहती है तो नेक्स्ट टाइम ब्रेक लगा दें तो नेक्स्ट टाइम वो क्या होगा उसमें? आप मेरी बात को सही तरह समझे नहीं है मुझे लग रहा है। देखें जो भी आपने इस केस के अंदर लिखा होगा, जो ये केस है, जी ठीक है, अगर आपने ब्रेक लगा दिया है ये वाला, ये इसके नीचे वाला कोई भी एग्जीक्यूट नहीं होगा अगर आपका ए एंटर किया ग्रेड के अंदर। प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। हाँ प्रोग्राम टर्मिनेट नहीं होगा, ये स्विच से बाहर निकल आएंगे आप, ठीक। ये जो स्विच है इससे बाहर निकल आएंगे, इसके नीचे भी तो कोड लिखा होगा कि सिर्फ यही कोड लिखा होगा, यस। तो वो चलने लग जाएगा इससे नीचे वाला। अच्छा जी आगे चलते हैं। अब ये देखें कि वो वाली बात जो आप कह रहे थे यहाँ पे ज़्यादा अच्छे तरीके से मैंने एक्सप्लेन की हुई।
कहता है कि देखें कि इंटीजर टाइप का मेरे पास एक टेस्ट स्कोर है, उसने मुझे कोई स्कोर एंटर कर दिया, जब मैं यूज़र से लूँगा इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल बना लिया टेस्ट स्कोर के नाम से, इसे मैं अगर TS कह रहा हूँ तो इसे मैं टेस्ट स्कोर कह रहा हूँ। अब वो यूज़र को कहता है सी आउट करके एंटर द टेस्ट स्कोर, तो ये स्क्रीन पे शो होगा और आप सी इन के अंदर यूज़र से कोई इनपुट ले लेंगे। फॉर एग्जांपल मैं टेस्ट स्कोर कह देता हूँ कि आपके पास आ जाता है 70, ठीक है। अब वो कहता है कि सी आउट एंडल, मतलब कि उसके न्यू लाइन में चले गए। अब स्विच के अंदर जाके देखें, स्विच के अंदर क्या कर रहा है, 70 डिवाइडेड बाय 10 क्या आएगा, इसका आंसर क्या आएगा? आंसर क्या आएगा? 7 होगा, क्यों? 0 0 से कैंसिल हो जाएगा। मगर ये वाली एक्सप्रेशन का क्या मतलब है? इसमें आपके पास क्वोशंट आता है या रिमाइंडर आता है? रिमाइंडर इसमें डिवाइड में हाँ, क्वोशंट होगा। शाबाश, क्वोशंट आएगा। तो यहाँ पे 10 करेंगे तो ये 7 और ये 70, ये 0, तो ये जो 7 है ये आएगा। अच्छा अब ये देखें कि लॉजिक बड़ी प्यारी लिखी हुई है। अगर यूज़र ने एंटर क्या करना है, 0 से लेके 100 तक नंबर एंटर करना है ना, कोई ना कोई। आपको पता है कि जो 50 है, 0 से लेके 50 तक कोई भी एंटर कर दे तो उसका ग्रेड F नहीं होगा, ऐसा है कि नहीं है? तो आप देखें कि यहाँ पे मैंने कोई ब्रेक नहीं लगाया हुआ, चाहे वो केस 0 के अंदर जाए, केस 1 के अंदर जाए, केस 2 के अंदर जाए, केस 3 के अंदर जाए, 4 5 सब के लिए वो F ही यहाँ पे अलॉट कर रहे हैं। इस बात की समझ आई है? यस सर। अच्छा, फिर उसके बाद वो कहता है फॉर एग्जांपल अगर 6 है, मतलब 60 की रेंज में आ गया तो ग्रेड D है। अगर 7 है तो ग्रेड जो है आपका C हो जाएगा, फिर इसी तरह B, इसी तरह A। अगर उसके अलावा कोई भी उसने कोई और काम डाल दिया इसमें, मतलब कि ये समझ लें कि कोई आउट ऑफ रेंज आ रही, पूरा का पूरा इंटीजर नहीं आ रहा है यहाँ पे, जैसे 0 1 2 3, तो आपका इनवैलिड टेस्ट स्कोर आ रहा होगा सर लेकिन यहाँ ये पे। स्टार्ट से ही सारे ग्रेड्स प्रिंट करेगा यस यस, क्यों? क्योंकि क्योंकि यहाँ ब्रेक पे स्टेटमेंट हमने, नहीं है। शाबाश बिल्कुल, शाबाश बिल्कुल। अब मैं वही उसी बात पे लेके आने लगा था, ठीक है। तो अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे ब्रेक लिखना पड़ेगा हर केस के एंड के ऊपर, अदरवाइज ये सारे के सारे ही प्रिंट करवा देगा। ओके, जी सर, तो मतलब जब लाइक अगर हम ब्रेक नहीं लिखते, ठीक है, लाइक अगर हम इसको ऐसे ही रन करते हैं तो केस 10 की स्टेटमेंट के बाद डिफॉल्ट स्टेटमेंट है वो भी आउटपुट होगी। यस यस यस, यही तो आप लोगों ने उस पेपर में भी गलती की हुई थी कि आप ये समझते थे कि डिफ़ॉल्ट वाली नहीं चलेगी, ये चलेगी। जी सर। सर लेकिन एग्जाम में जो क्वेश्चन था उसमें स्टेटमेंट नंबर 3 पे ही आके ना इंक्रीमेंट के बाद ब्रेक लगा हुआ था, तो वो वही एक आउटपुट हो रहा था। हम्म, वो वाला मेरे ख्याल से मैंने आपको उसका सोल्यूशन बताया ना, वो 6 था मेरे ख्याल से। आप जी क्वेश्चन नंबर सर। 4 की बात कर रहे हैं ना? 5 + 2 7 था सर वो। अब मुझे सही तरह याद नहीं है, याद है वो मुझे खोलना पड़ेगा, वो उसे डिस्कस कर लेंगे हम लोग, ठीक है। जी अगर फॉर सर। एग्जाम्पल उसमें कोई कन्फ्यूजन है ना तो हम उसे डिस्कस कर लेंगे। ठीक है सर। अच्छा, आगे चलें जी। ये वाला क्लियर है किसी की, इसमें तो कोई इशू नहीं है स्विच नो के सर। अंदर? अच्छा, अब वो ये कहता है कि अवॉइडिंग bugs by avoiding partially understood concepts and techniques we visited to output correctly and असल में ये कहना ये चाह रहा है कि जो हम लोगों ने अभी बात डिस्कस की कि हमने कॉन्सेप्ट तो समझ लिया कि ये वाला, सॉरी, ये वाला कॉन्सेप्ट तो समझ लिया कि अच्छा यार स्विच केस कैसे चलते हैं, मगर हमने ये नहीं देखा कि ब्रेक कैसे लगाना है। तो अगर हम वो पार्शली थोड़ा सा समझा होगा तो आपके बग्स आने लग जाएंगे, मगर आपको पता नहीं चलेगा। इसलिए वो यहाँ पे उसने लिखा है कि जो कॉन्सेप्ट है उसे अच्छे तरीके से समझना लाजमी है।
अच्छा, अब ये अगेन कोई एक प्रोग्राम है जिसमें हमारे पास नंबर उसने एंटर किया हुआ है, नंबर इंटीजर टाइप का है। वो कहता है 0 से 7 की रेंज में कोई भी नंबर एंटर कर दो। वो नंबर ले रहा है यूज़र से, वो उसने नंबर लिया, उसने शो भी कर दिया। अब आप देखें कि जब आपका केस 0 है और 1 है तो वो सी आउट तो करवा रहा है, मगर वो इस केस में भी चला जाएगा सी प्लस प्लस के अंदर भी, फिर इस केस के अंदर भी चला जाएगा, फिर जाके ब्रेक होगा यहाँ तक। मतलब अगर आप कोई 0 एंटर करते हैं तो ये चारों के चारों केस चल जाएंगे, ठीक है। अगर फॉर एग्जाम्पल आप 2 एंटर करते हैं तो 2 से 3 तक चलेगा, अगर 3 एंटर करते हैं सिर्फ 3 तक चलेगा। ये वाली चीज़ें थोड़ी सी आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए। अगर 4 एंटर करते हैं तो कुछ भी नहीं नज़र आएगा, डायरेक्ट ब्रेक हो जाएगा। कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन होती है कि हम डायरेक्ट ब्रेक लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। अब आपने 5 लिखा है फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे केस के अंदर 5 है तो ये वाला पहले चलेगा, फिर 6 के अंदर ना ब्रेक लिखा है ना कुछ लिखा है तो वो वाला भी चल जाएगा, 7 वाला चलेगा और ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एंड पे ब्रेक है। अगर यहाँ पे ब्रेक ना लिखी होती तो डिफ़ॉल्ट वाला भी हमारा चल रहा होता। तो सर ये केस सारी, 0 पे लिख दें, केस 0 पे ब्रेक कर दें। हाँ, तो यहाँ पे अगर केस 0 पे ब्रेक कर देंगे नीचे वाला नहीं जाएगा। ठीक है अगर सर। आप यूज़र एंटर जो है 0 करेंगे तो वो ब्रेक कर देगा, तो नीचे कहीं पे भी नहीं जाएगा। इसी वजह से कहते हैं कि आपने अपनी लॉजिक उसी तरह लिखनी है कि अपने लिहाज से हर एक केस के एंड पे ब्रेक लाजमी लगाना होता है, ठीक है। मगर कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पे ब्रेक लगाना नहीं भी लाजमी होता। जैसे हमने अभी एग्जांपल देखी कि जो फेल वाला है, देखेंगे ये वाला जो अभी हम एग्जांपल देख आए हैं, ये वाली कि 0 से 5 तक फेल ही है, तो बजाय इसके कि हम हर एक में जाके लिखें ग्रेड इज़ एफ, ग्रेड इज़ एफ, ग्रेड इज़ एफ, तो 0 से 5 में कोई भी नंबर एंटर करेगा तो वो एफ ही होगा, ये वाला केस में। तो ये अपनी कन्वेंशन के ऊपर होता है कि आपने किस सर तरह से अगर लेके। हम 0 पे लिख दें ब्रेक तो वो तो कोई शो नहीं करेगा, क्योंकि उस पर कोई आउटपुट नहीं हो रही 0 से 5 तक, 4 तक। हाँ, तो वो तो हमने लिखना है ना। देखें, मैं ये कह रहा हूँ अगर फॉर एग्जाम्पल कोई भी नहीं हो रही, मगर 5 वाला केस क्या बता रहा है, 5 वाला तो आउटपुट बता रहा है ना, हम ब्रेक जी तो नहीं वो लिख तो है। रहे। हाँ, जी जी। तो वो वाला काम यहाँ पे भी हो रहा है, बजाय इसके कि आप हर केस में इसी सिंटैक्स को रिपीट करें, तो ये हर एक के लिए एक ही है, तो हम एक क्यों नहीं लिख रहे इसके लिए, मेरा सवाल ये है। नहीं समझे बात को? ये प्रोग्रामर खुद कर रहा है, उसकी मर्जी होगी क्या करे हाँ कुछ जी, भी। बिल्कुल 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 उसकी मर्जी होगी, मगर अच्छी कन्वेंशन को फॉलो करना चाहिए हमेशा। अच्छा जी, आगे चलते हैं जी। ये भी हो गया, ये वाला भी हो गया। फिर उसके बाद हमारा ऊपर क्यों जा रहा है, ये वाला भी हो गया, ये वाली भी हो गई, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। अच्छा, अब वो नेक्स्ट हमारा एक कॉन्सेप्ट आ जाता है कि टर्मिनेटिंग। अब वो जो आप कह रहे थे ना प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा, अब हम उसके बारे में देखने लगे हैं कि टर्मिनेशन अगर करनी है, जैसे फॉर एग्जांपल पहले थोड़ा सा पढ़ लेते हैं फिर उसे थोड़ा सा आपको मैं आगे बताता हूँ। वो कहता है कि हमारे पास ना इस तरह होता है कि एक फंक्शन है एजर्ट के नाम से, एजर्ट के नाम से एक फंक्शन है। कभी कभी ना आपकी कोई लॉजिकल एरर आ जाती है। लॉजिकल एरर क्या आती है कि जब आप रन टाइम पे किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं 0 से, तो ये इन्फिनिटी आ रहा होता है। तो ये इन्फिनिटी जब आता है तो आपका प्रोग्राम क्रैश कर देता है। मैं ये चाह रहा हूँ कि मेरा प्रोग्राम क्रैश ना करे, सक्सेसफुली टर्मिनेट हो और ये बता दे कि कहाँ पे इस तरह का एरर आया है, ठीक है। तो उसके लिए वो कहते हैं कि एजर्ट का फंक्शन एग्जिस्ट करता है। एजर्ट क्या है, ये सर्टेन टाइप ऑफ एरर दैट आर वेरी डिफिकल्ट टू कैच कैन ऑकर इन अ प्रोग्राम। जैसे फॉर एग्जांपल उसने बता भी दिया यहाँ पे, डिवीजन बाय ज़ीरो कैन बी डिफिकल्ट टू कैच यूजिंग एनी ऑफ द प्रोग्रामिंग टेक्निक, ठीक है। सो कहते क्या हैं कि प्री डिफाइंड फंक्शन यूज़ कर लेते हैं एजर्ट का, जो इज़ यूज़फुल इन स्टॉपिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन वाइल सर्टेन एरर अकर, ठीक है, कि खास किस्म का जब एरर हमारे पास आ रहा होता है। दोबारा से मैं बता रहा हूँ कि मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आप देखें कि दो नंबर हैं, उन्हें आपस में डिवाइड कर रहे हैं, ए डिवाइडेड बाई बी,
बी में आप कोई भी इनपुट दे सकते हैं। तो यूज़र क्या करता है, यूज़र बड़ा चालाक है, उसे 0 दे देता है, तो अब आपका प्रोग्राम क्रैश कर जाएगा a/0। मैं कह रहा हूँ प्रोग्राम क्रैश ना करे, टर्मिनेट हो सक्सेसफुली, मगर ये भी बताया कि किस लाइन पे हमारा ये एरर आया था। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ये एजर्ट का कीवर्ड लगते हैं, उसके ब्रैकेट के अंदर वो वाला हम लोग लिख रहे होते हैं, जो ये वाला कोड इसके अंदर लिख देते हैं। तो ये हमारा एजर्ट कर रहा होता है। अच्छा, अब इसे देख लेते हैं फॉर्मली, इसका सिंटैक्स क्या है। तो सिंटैक्स सिंपल यही है कि आपने क्या करना है, एजर्ट लिखना है, ठीक है। और आपको जो लगता है कि जो भी एक्सप्रेशन डाउट है जिस पे आपको कि मे बी के इस पे एरर आ सकता है, उसे आपने एजर्ट के अंदर लिख देना। अब ये एक्सप्रेशन जो है आपकी लॉजिकल एक्सप्रेशन होगी, ज़ाहिर सी बात है, ये लॉजिकल एक्सप्रेशन ही है, a/b, ये आपकी लॉजिकल एक्सप्रेशन ही होगी। अब वो कहता है इफ़ द एक्सप्रेशन एवेल्यूएट्स ट्रू द नेक्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट। मतलब ये कह रहा है कि अगर ये वाली स्टेटमेंट किसी किस्म का एरर ना दे, ट्रू रिटर्न कर दे। ट्रू ट्रू के बारे में भी अभी बता देता हूँ आपको, आगे नेक्स्ट एग्जांपल है। अगर ये एग्जांपल ट्रू देगी, ये वाली जो इसके अंदर एक्सप्रेशन है, तो ये आगे चलेगा। अगर ये फॉल्स रिटर्न करेगी तो आपका प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। अब ये यही बता रहा है, इफ़ द एक्सप्रेशन एवेल्यूएट्स टू द फॉल्स द प्रोग्राम टर्मिनेट्स एंड इंडिकेट वेयर इन द प्रोग्राम एरर अकर्ड। ठीक है। अच्छा, अब वो कहता है कि फॉर एग्जांपल आपने एजेड का फंक्शन यूज़ करना है, तो आप लोगों को सी एजेड जो है एज अ हेडर फाइल यूज़ करनी पड़ेगी। देख लेते हैं इसे प्रोग्राम के अंदर बना के भी और कैसे चलेगा। फिर उसके बाद वो कहता है कि ये हेडर फाइल होगी। उसके बाद ये एक दफ़ा मैं आपको रीड कर दूं। कहता है एजेड इज़ अ यूजफुल इन्फोर्सिंग प्रोग्रामिंग कंस्ट्रेंट्स ड्यूरिंग द प्रोग्राम डेवलपमेंट। मेरे ख्याल से इसकी ज़रूरत नहीं है, ये दो चीज़ें ज़रूरी हैं। कहता है जब भी आपने एजेड यूज़ करना है तो हैश डिफाइन एंड डीबग और उसके बाद हैश इंक्लूड सी एजेड करना है, ताकि आपका प्रोग्राम उस फंक्शन को लेके आ सके और आप देख सके। ये एक्चुअली इसकी एग्जांपल है ये वाली। तो आप देखें कि जब हमने यूज़ करना था एजेड का फंक्शन, तो हमने पहले इसे ऐड कर लिए। अच्छा, तो यहाँ पे आपका एजेड यूज़ हुआ है ये वाला, देखें। अब यूज़र को क्या कह रहे हैं कि एक आपने दो वेरिएबल बना लिए डेन और नंबर के नाम से। तो मैं ये कह रहा हूँ कि 2 इंटीजर एंटर करो। अब यूज़र सीन करके आपका यहाँ पे नंबर और डेन एंटर कर रहा है। अब मैं ये कह रहा हूँ कि अगर अगर ये नंबर जो यूज़र ने एंटर किया है नॉट इक्वल टू 0 है, मगर 0 के इक्वल नहीं है, तो ये नीचे वाली स्टेटमेंट्स चल जाएंगी। नॉट इक्वल टू 0 का मतलब यही है ना कि ये ट्रू रिटर्न करेगा। तो ये ट्रू रिटर्न करेगा तो ये प्रोग्राम आपका टर्मिनेट नहीं करेगा। मगर अगर यूज़र ने नंबर 0 एंटर किया हुआ तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। इक्वल टू 0 है तो फॉल्स रिटर्न करेगा। ठीक है। जब ये फॉल्स रिटर्न करेगा तो ये एजेड जो है आपकी इसके नीचे वाली लाइंस को चलने नहीं देगा, प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन को रोक देगा। ठीक है। और बताएगा कि इस लाइन पे आपका एरर एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये सर जो है, मतलब कि एजर्ट एरर चेक करने के लिए होता है। हाँ बिल्कुल, इसे इस तरह कह लें, एरर चेकिंग के लिए ही है, बिल्कुल ऐसे ही। आगे ना आपकी ट्राई कैच भी आएगा, उसमें भी आपको थोड़ा सा सिखाएंगे, मगर अभी आप ये समझ लें कि ये डीबगिंग के लिए कि आपने ये देखना है कि आपका प्रोग्राम क्या इस स्टेटमेंट की वजह से तो नहीं टर्मिनेट होता, जो क्रैश होता है। अक्सर नहीं ना पता चलता कि ये हमारा प्रोग्राम क्रैश किस वजह से हुआ है। तो ये एजर्ट उस चीज़ में हेल्प कर रहा होता है फाइंड आउट करने में। सर अगर हम जो से ये क्या असर्ट वाला है, अगर ये 0 आ जाता है, 1 आ जाता है, तो एन और डेन जो सा वो तो इन्फिनिटी हो जाएगा। समझ नहीं आई सवाल की, इस पे इसके लिहाज से पूछते हैं। जी अगर वो 0 नहीं आता, वो तो भी रन होगा ना, वो टर्मिनेट नहीं होगा। जारी सी बात है, ये कंडीशन भी तो यही बता रही है कि अगर नंबर नॉट इक्वल टू 0 है तो ये पूरी की पूरी एक्सप्रेशन क्या रिटर्न करेगी, ट्रू रिटर्न करेगी कि नंबर और हमारा आगे 0 के इक्वल नहीं है, और आगे चली जाएगी।
ठीक और है। आगे मूव फॉरवर्ड आउटपुट होगा और यस, नम ओवर देन उसमें हाँ, वो जो भी उसकी इन्फिनिटी हो डिवाइड जाएगा हो। जी। नहीं बेटा देखो, नॉट इक्वल टू नंबर कोई, अब ये हमारा कोई भी यानी कि नंबर होगा 30 होगा, ठीक है। अब नीचे 10 में आपका यहाँ पे जो भी यूज़र ने एंटर किया होगा वो नंबर 20 है। मगर अब यहाँ पे एक्चुअली तो ये जो कंडीशन लगनी चाहिए थी ये 10 के ऊपर लगनी चाहिए थी, DEN के ऊपर, क्योंकि जी डिवाइडेड बाय जिसे कर रहे हैं उसके ऊपर होनी चाहिए थी, जी ना कि जी। हम न्यूमिनेटर के ऊपर होनी चाहिए। ठीक है, ये थोड़ा टाइपो एरर है, इसे चेक करना चाहिए था यहाँ पे। सर इसे आप सही, सही कर दें। मैं इसे सही कर देता हूँ। यहाँ पे DEN होगा, ठीक है। तो अब जो है आपका मसला हल हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास थोड़ा सा होमवर्क है आपके लिए। ये बिल्कुल वैसे ही है जो आप लोगों की प्रोग्रामिंग एग्जाम्पल रेट जो थोड़ा सा मिलता जुलता एग्ज़ाम के अंदर भी आया था, कि वो कहता है कि फॉर कस्टमर जो है रेजिडुअल, आपके पास ना थोड़ा सा इसे पढ़ते हैं पहले, ये वाली एग्जांपल को। वो कहता है कि आपके पास दिस प्रोग्रामिंग एग्जांपल कैलकुलेट्स द कस्टमर बिल फॉर अ लोकल कंपनी। ये जो कस्टमर के जो बिल आ रहा है वो लोकल कंपनी के लिए आपका प्रोग्राम जो है बिल कैलकुलेट करके देगा। वो कहता है देयर आर टू टाइप्स ऑफ द कस्टमर, दो तरह के कस्टमर होते हैं, एक हमारे पास रेजिडेंशियल होते हैं और दूसरा बिजनेस क्लास होते हैं। अब वो कहता है कि आपको ये भी पता है कि जो रेजिडेंशियल होते हैं उनके लिए रेट अलग से लगता है और बिजनेस क्लास के लिए अलग से लगता है। वो यही बात बताना चाह रहा है, टू रेट्स फॉर कैलकुलेटिंग द बिल, रेजिडेंशियल के लिए अलग से है और बिजनेस क्लास के लिए अलग से है। अच्छा, अब नेक्स्ट जो है वो तरीकाकार बताने लगा है कि कहता है कि जो हमारे पास रेजिडेंशियल है उसकी जो बिल प्रोसेसिंग फ़ीस है, जो बिल प्रोसेस करना है उसकी फ़ीस हमारे पास कितनी है, $4.5। ठीक है। अगर वो नॉर्मल किस्म की सर्विस ले रहा है, बेसिक प्रोसेसिंग फ़ीस तो पड़ती ही पड़ती है, अब इन दोनों में से एक पढ़नी है। अगर तो वो बेसिक सर्विस ले रहा है तो आपकी जो है 20.5 $50 पड़ेगी इसमें। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास होता है कि नॉर्मल केबल चैनल पे आपके पास 15-20 चैनल जो हैं शो हो रहे होते हैं, तो वो $20 पड़ जाएगी उसे। मगर वो कहता है कि नहीं यार मुझे सिर्फ 3-4 चैनल ही चाहिए प्रीमियम, मतलब कि फॉर एग्जाम्पल कहता है मुझे जियो का चैनल चाहिए, मुझे कोई फिल्मों का चैनल चाहिए, कोई 2-3 चाहिए, वो जितने चैनल होंगे फिर वो प्रीमियम के उस लिहाज से मल्टीप्लाई होके वो बनेंगे। अच्छा, ये हो गया आपका नॉर्मल चैनल वाला। अब बिजनेस कस्टमर क्या का क्या है कि वो कहता है कि नॉर्मल जो प्रोसेसिंग फीस है $15 तो उसे पड़ेगी ही पड़ेगी, मगर जो बेसिक सर्विस है वो अगर पहले 10 कनेक्शन लेता है तो उसे जो है 75 और 5 पर एडिशनल चैनल। मतलब कहने का ये है कि अगर उसके जो कनेक्शन है, देखें बिजनेस क्लास के अंदर मल्टीपल रूम्स के अंदर मल्टीपल टीवीज लगे होंगे ना, तो वो कहता है कि अगर तो आपके कनेक्शन 10 से कम है तो आपके जो है $75 लगेगा, मगर आपके अगर एडिशनल चैनल हैं तो वो $5 उसके एडिशनल उसके अंदर पड़े होंगे। फिर फॉर एग्जांपल अगर आपका कोई प्रीमियम चैनल है तो वो जितने उसके चैनल्स होंगे उसे 50 से मल्टीप्लाई करके आपका जो एक्सेस हो रही होगी। ये मैंने थोड़ा सा काफ़ी हद तक इसका सलूशन भी आपको बता भी दिया है। नेक्स्ट अब वो कहता है कि आपको कैसे पता चलेगा कि ये रेजिडेंशियल है या प्रीमियम सॉरी बिजनेस क्लास है। तो यूज़र से आप इनपुट ले लें, रेजिडेंशियल की भी जो आर या आर देगा और बिज़नेस की भी बी या बी देगा। अगर वो आर या आर देता है तो वो जो ऊपर हमने ये वाली स्टेटमेंट बताई तो उस लिहाज से बिल कैलकुलेट कर लें। अगर वो बी या बी देता है तो आप बिज़नेस क्लास के लिहाज से उसका बिल कैलकुलेट कर लें। अच्छा, फिर उसके बाद जनाब हमारे पास आ जाता है, अब यूज़र इनपुट क्या क्या करेगा। यूज़र अपना अकाउंट नंबर इनपुट करेगा,
फिर उसके बाद अपना कस्टमर कोड इनपुट करेगा, प्रीमियम चैनल, फिर उसके बाद ये कनेक्शन वगैरह की इंफॉर्मेशन, और फिर रिस्पेक्टिव आउटपुट क्या आएगा, उसके नंबर ऑफ़ चैनल्स कितने, सॉरी अकाउंट नंबर क्या है, और उसका जो उसका बिल जो हमने कैलकुलेट किया होगा वो आ रहा होगा। अच्छा, कैलकुलेटिंग बिल का पर्पस क्या है कि सारी सी बात है उसके जो बिलिंग की कैलकुलेट है रेजिडेंशियल के लिए और सब्सक्राइबर के लिए अलग से होनी चाहिए, ये देख लीजिएगा। आई थिंक ये मेरे ख्याल से इसे इतनी एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, ये आप लोगों ने अपने एंड से कर लेना। ये मेरे ख्याल से इन्होंने सोल्यूशन सर की इस स्लाइड के अंदर दे दी। जी जी, इनको इफ एल्स से करना है, स्विच से करना है इस प्रोग्राम को? स्विच से बहुत लेंथी हो जाएगा। हाँ जी, करना है ना बेटा, इसे लेंथी नहीं है, खोड़ ही आसान ही है। अच्छा खैर, ये आप लोगों ने होमवर्क करना है और हैंड रिटन जो है लेके आना है, मुझे ऑफिस में जमा करवाना है, ठीक है। ये बिज़नेस क्लास के लिए कनेक्शन, ये मेरे ख्याल से इतनी बताने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अनदर प्रोग्राम ये कौन सा है, इसमें हमारे पास, हाँ, एक और प्रोग्राम ये है कि आपने ये बताना कि अगर मैं 2 नंबर एंटर करूं तो उनका आपस में रिलेशन क्या है, रिलेशन कौन सा है, बराबर है, नॉट इक्वल है, लेस है, ग्रेटर है, या लेस देन इक्वल टू है, या ग्रेटर देन इक्वल टू है, तो आपने उसके बारे में भी बताना होगा। ये एग्जांपल है, समरी है आज के लेक्चर की। अच्छा, अब आपने करना क्या है होमवर्क के अंदर, होमवर्क आप लोगों को समझ आ गई है, पहले मुझे ये बताएं। जी सर। बाकी बच्चे यहीं पे हैं? यस सर, यस सर। होमवर्क की समझ आ गई है। ये मैं, मुझे लगता है कि ये पहले तो आपसे स्लाइड शेयर तो नहीं है, ये ना जी ना हो आपने गया कि शेयर की हुई है। ये वाली भी कर दी है मैंने 6 जी वीक की। जी आपने की हुई है। वो ओके, मिक्स ही है सर मिक्स ही है। अच्छा खैर, मुझे ये आप देख के बताइएगा कि ये 6 वीक वाली जो है आपसे मैंने शेयर किए हैं कि नहीं किए हैं, क्योंकि मोस्ट जो है इसमें इशू ये है कि मेन इसमें सोल्यूशन भी गिवन है। ठीक है, चले खैर, आप लोग ये एक दफ़ा हैंड रिटन जो है ना, एक दफ़ा आपने क्या करना है, इसी को, इन्हीं एग्जांपल को हैंड रिटन करके लेके आना है, और जो पहले वाला प्रोग्राम है जो कस्टमर वाला, ये आपने स्विच के थ्रू करना है, ठीक है बच्चों। स्विच ओके में सर। रेजिडेंशियल कर देंगे और वो केस आर कर देंगे, ऐसे कर देंगे। ये बेटा आप लोगों ने देख के खुद ही करना है, ये मैंने अब आपको स्लाइड्स शेयर कर दूंगा, खुद ही समझ के और फिर मुझे बताना है। अगर फिर नहीं समझ इशू होगा तो फिर हम जो है उसे देख लेंगे। यहाँ पे वेरिएबल्स भी बताए हुए हैं, बेसिक प्रोसेसिंग फ़ीस रेजिडेंशियल के लिए, उसके लिए पर कनेक्शन के लिए, बिज़नेस क्लास के लिए अलग से होगा, उसके लिए अलग से। ये थोड़ा सा मेरे ख्याल से आप लोगों को खुद करना चाहिए, अगर मैंने स्लाइड नहीं शेयर की होंगी तो आप लोगों ने इसे खुद से करना होगा, ठीक है। मैं देख लूँगा, अदरवाइज़ मेरे ख्याल से मैंने तो की नहीं होंगी। मैंने अच्छा प्रिंट कर ये, मैंने प्रिंट हाँ, करवाया था ये स्लाइड्स को, तो उसमें था पेपर्स अच्छा में। चलो खैर ठीक है, आप इसे हैंड रिटन लिख के लाएं, कम से कम आपकी लर्निंग तो होगी ना। ठीक है, ये हो गया आपका वो वाला। अब नेक्स्ट जो था, हमारे पास कितना टाइम बचा है ये मुझे बताएं। 10 मिनट। चले खैर, इसे अब हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया ना, आज भी हमने थोड़ी बहुत डिस्कशन की है, नहीं तो इंशाल्लाह ये जो हमारा वाइल लूप जो है आज कंप्लीट हो जाना था। खैर ठीक है, इसे हम नेक्स्ट क्लास के अंदर कर लेंगे वाइल लूप को भी। अभी तक जो है आपने स्विचेस के बारे में देखा, स्विचेस की कंडीशंस के बारे में देखा, और आपको एक होमवर्क भी मिल गया। इसमें किसी को कंफ्यूजन? वो पिछली बार मैंने क्वेश्चन करना था परसियन वाला फिक्स वाला, वो